नमस्कार, मैं संजय चतुर्वेदी रेरा मित्र में और रेरा मित्र के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेरा क्या है। रेरा में जो आप जो कंप्लेन फाइल करते हैं उस कंप्लेन की इंग्रेडिएंट्स क्या होनी चाहिए, कंप्लेन कैसे उसकी कंटेंट क्या होनी चाहिए, आपको कौन से सेक्शंस में रिलीफ मांगनी चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा रेरा में। रेरा मित्र जब हमने एक जो लैंडमार्क जजमेंट्स के हिसाब से शुरू किया था, उस वक्त हमने देखा कि जो काफ़ी सारी भ्रांति रेरा के बारे में फैली हुई है। मैं आपको बताऊं, रेरा जो है 2016 में इनेक्ट हुआ और 2017 में ये लागू हो गया। रेरा एक ऐसी एक्ट है जिसमें एक अथॉरिटी, स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, जैसे सेबी या जैसे कोई भी ऐसी अथॉरिटी। ऐसे ही रेरा जो है उसके पास में दो प्रकार की जिम्मेदारी है। एक कॉसी जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं और एक रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह होती है जो कि ट्रेड को रेगुलेट करते हैं। आज हमारे एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कंप्लेंट कैसे करनी, और यदि कंप्लेंट करनी तो क्या वो आपको कैसे मांगना है, कौन से सेक्शन में मांगना है और क्या उसके रिपरकशंस हैं और कैसे आपके हक क्या हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। रेरा में दो सेक्शन है, एक सेक्शन 12, एक सेक्शन 18, सेक्शन 12 और सेक्शन 18। इस दौरान आपके पास में और भी 2-3 अलग सेक्शंस हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर दो सेक्शंस हैं, इस सेक्शंस में जब आप कंप्लेन दायर करते हैं तो कंप्लेन कौन से सेक्शन में होती है? सेक्शन 31 में कंप्लेन होती है। रेरा के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स है कंप्लेन करने के। काफ़ी सारी रेराज जो इंडिया के हैं उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट्स को भी दिया है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं कहीं कहीं पर। तो रेरा में सबसे पहले आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप पहले इकट्ठी कर लें, उसके बाद में फिर आप अपनी कंप्लेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी एडवोकेट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, ये लोग भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप खुद भी आपके कंप्लेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या ड्राफ्ट में क्या होना चाहिए? आपका खुद का नाम, आपके जिसके नाम से आपने अलॉटमेंट लेटर या एग्रीमेंट फॉर सेल किया है उन सब का नाम, जो बिल्डर है और जो प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट्स है, उसको आप उतार लीजिए रेरा की वेबसाइट से। एग्जैक्ट वही नाम जो उसका रिस्पोंडेंट का नाम है वो उसको आप उसमें दाखिल कीजिए। रिस्पोंडेंट का एड्रेस भी आपको लगेगा, आपका एड्रेस, आपके ईमेल आईडी, आपके प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट का एड्रेस, ये सब आपको लगेंगे। उसके बाद में आप फैक्ट ऑफ द केस बताइए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रेरा के सामने यदि आप ये रोएंगे ना, साहब हमको 10 साल हो गया प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमको 15 साल हो गया, हमने पैसा दे दिया, ये दे दिया, वो जो भी आप आरोप लगाएंगे, जो भी आप एलिज करेंगे, उसको आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा आपको। आप बोलेंगे सर हार्डशिप है मेरा, मैं रेंट भर रहा हूँ या मैं ईएमआई भर रहा हूँ या मैं पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ और मैंने इतने टाइम पे बुकिंग किया था, और व्हाटएवर जो भी आप बोलेंगे उसकी सबकी डॉक्यूमेंट्री आप उसको अटैच करके रखिए। सबसे पहले आप एक्चुअली आपके और रिस्पोंडेंट के बीच में कौन से डॉक्यूमेंट से रिलेशन बना वो तो आप पहले लगाएंगे कि नहीं। तो समझो आपका अलॉटमेंट लेटर है तो आप उसको संलग्न कीजिए, आप उसको अटैच कीजिए आपकी कंप्लेन में, आप उसका दाखला दीजिए आपकी फैक्ट ऑफ द केस में कि सर फलाने तारीख को मैंने ये बुकिंग की थी, ये तारीख को बुकिंग की थी। क्यों तारीख इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि तारीख से ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आप तारीख लिखें कि भाई ये तारीख को मैंने लिया था,
उसके एवज में इन्होंने मेरे को रिसिप्ट दिया है या अलॉटमेंट लेटर दिया है या एप्लीकेशन फॉर्म दिया है या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक मेरे को उन्होंने फॉर्म भरवाया है या अलॉटमेंट लेटर। अब तो रेरा ने कंपलसरी अलॉटमेंट लेटर की जो कंटेंट है उसको भी कंपलसरी कर दिया है, या एग्रीमेंट फॉर सेल किया है या सेल एग्रीमेंट मैंने किया हुआ है फलानी तारीख को। अगर एग्रीमेंट फॉर सेल है तो बहुत ही अच्छी बात है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, आपने उसको बताना चाहिए कि भाई ये पर्टिकुलर तारीख को मैंने रजिस्टर किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, टोटल परचेस कंसिडरेशन इतना था, मैंने इतना पैसा दे दिया है, और प्रोजेक्ट की लास्ट जो भी डिमांड उन्होंने की है वो भी आप उसको अटैच कीजिए, बोले ये हमने पैसा दे दिया हुआ है। ये पैसा देने के बाद में जो डेट ऑफ पोजीशन है वो ही एक्चुअली आपका कॉज ऑफ कंसर्न है। सपोज द डेट ऑफ पोजीशन इज से दिसंबर 2024 पे उन्होंने आपको पोजीशन नहीं दिया, किसी भी कारणवश लेट हो गया, आगे जो भी हो गया वो, तो जब आप रेरा में कंप्लेन कर रहे हैं तो आप पहले ये निश्चित कीजिए कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको प्रोजेक्ट में रहना है तो आप रेरा को बोलिए कि जिस दिन से उसने डिफ़ॉल्ट किया, मतलब जिस दिन पोजीशन डेट है उस दिन से जब तक ये पोजीशन नहीं देगा तब तक ओसी के साथ तब तक आप मुझको डिले इंटरेस्ट दीजिए। ये सेक्शन 18 में आता है, जिसमें ये आता है कि भाई मेरे को डिले इंटरेस्ट दे दीजिए, प्लस आप उसमें फिर कंपनसेशन भी मांग सकते हैं। कंपनसेशन कौन से सेक्शन में मांगेंगे? कंपनसेशन 72 में मांगेंगे, 72 सेक्शन 72 में। कंपनसेशन अलग से भी फॉर्म आते हैं और आप उसी कंप्लेन में भी लिख सकते हैं। वैसे दो अलग अलग फॉर्म आते हैं, महाराष्ट्र में फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर बी, कंपनसेशन के लिए अलग है और ए इसके लिए हुए हैं। लेकिन आपकी प्रेयर में अगर आप एक ही फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कंपनसेशन के लिए लिखें, और जब भी आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त भी आप रेरा को बोल सकते हैं, अथॉरिटी को, कि सर मैंने कंपनसेशन के लिए भी डाला है, जिसमें से जैसे आपके रेंट एग्रीमेंट्स हैं या आपने जो हाउसिंग फाइनेंस को EMI वगैरह भरी है, इंटरेस्ट भरी है, उसके आपने स्टेटमेंट लगाए हुए हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल आपको क्या स्ट्रेन आया हुआ है। एग्रीमेंट की कॉपी जोड़ दीजिए कंप्लेन में कि फलाने क्लॉज पे ये पोजीशन डेट लिखी थी, इन्होंने मुझको पोजीशन नहीं दिया, तो अब जब तक ये मुझको ये नहीं देंगे तब तक। आपको मैं फिर से याद दिला दूं, हमारे पहले एपिसोड में मैंने आपको न्यूटेक का जजमेंट बताया था, जिसमें आपका अनक्वालिफाइड राइट है। अनक्वालिफाइड राइट का मतलब है कि कम वॉट में आपको डिले इंटरेस्ट मिलना ही है। ये हो गया आपका एक ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आपको लॉक स्टॉल बैरल आपको वापस पैसा चाहिए, बोले भाई मेरे को पैसा, आई डोंट वांट टू नाउ कैरी ऑन विद द प्रोजेक्ट, प्लीज़ गिव मी माय मनी बैक। तो उस दौरान जिस दिन से आपने उसको पेमेंट किया है, सबको 2015 से किया है, 16, 17 से जब भी आपने उसको पैसा दिया है, उस दौरान से लेके जब तक वो आपको पैसा नहीं देगा तब तक वो आपको डिले इंटरेस्ट देगा, प्लस आपको आपका प्रिंसिपल भी देगा। बहुत सारे मैटर्स में रेरा ने आपको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह भी रिफंड के लिए अलाउ की है। थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि कहीं पे अलाउ हुआ है, कहीं पे नहीं भी अलाउ हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फैक्चुअल कंटेंट। आगे जब आप पैसा मांगते हैं, जब से मैंने पेमेंट किया तब से, तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ा है? आपको प्रूफ यह करना पड़ेगा कि जो डेजिग्नेटेड पोजीशन डेट थी मेरी एग्रीमेंट फॉर सेल में, उस डेट पे इसने मुझको पोजीशन नहीं दिया। पार्ट ओसी भी एक्चुअली ओसी नहीं होती है। पार्ट ओसी अगर आपको वो ऑफर कर रहा है तो इट इज़ नॉट, और फिट आउट पोजीशन या जो भी आप बोलें, जब तक फुल ओसी के साथ ऑल एम्यूनिटीज़ के साथ में वो आपको पोजीशन ऑफर नहीं करता है, आप उसको ऑफर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने रेरा की वेबसाइट पे ओसी डाल दी थी, आपको आके लेना चाहिए था, 15 दिन में एग्रीमेंट किया है इसकी वजह से नहीं। ही हैज़ टू इन्फॉर्म यू अलॉन्ग विद द ओसी कॉपी, अलॉन्ग विद द आर्किटेक्ट कॉपी, सेइंग दैट कि हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, प्लीज़ आके आपका बाकी का पैसा दीजिए या जो भी कैंप चार्जेस है उसको दीजिए। कंप्लेन की इंडिग्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें आप आपकी भावनाओं को कम और फैक्ट ऑफ द केस को ज़्यादा उजागर कीजिए, उसको ज़्यादा डालिए, क्योंकि जो जज होते हैं या जो अदालतें होती हैं या वो ज़्यादा करके आपके फैक्ट्स को देखते हैं। आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी हार्डशिप होती है, इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड दो, बट देन ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज पुट इन द
डॉक्यूमेंट्स की साइड देखिए, मैंने रेंट भरा, EMI भरा, या जो भी आपके परेशानियां हैं वो अगर आप डॉक्यूमेंट्स पे दे सकते हैं तो ही आप उसको क्लेम कीजिए। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट इट इज़। रेरा की बहुत सारी जैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिसकी भी जो जुरिडिक्शन होगी उसमें। महाराष्ट्र में रेरा जो है वो आपको इमीडिएटली एक मीडिएशन देती है, और ये कैसे उसका प्रोसेस कैसा होता है, क्या करना चाहिए रेरा में कंप्लेन करने के बाद, या कैसे उसकी मीडिएशन होती है, या आपके क्या और दूसरे हक हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो रहा आपके डिले इंटरेस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप रेरा में जा सकते हैं। जैसे एग्रीमेंट नहीं कर रहा है तो सेक्शन 13 में आप रेरा को बोल सकते हैं कि सर मैंने पेमेंट कर चुका हूँ 10% के ऊपर, और इसके बाद में आप मुझको इसको बोलिए कि आप एग्रीमेंट करके दीजिए। तो सेक्शन 13 में, सेक्शन 14 में आप जा सकते हैं कि भाई उनको एमिनिटीज़ प्रॉपर नहीं दी, या उसका आपका ओरिएंटेशन कुछ चेंज हो गया, रेरा की प्लान चेंज कर दिए उसने आपसे बिना पूछे, तो या मॉर्गेज कर दिया। तो इस प्रकार के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग रिलीफिस आपको रेरा देती है। इसमें कोई ऐसा कोई लैंडमार्क जजमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई होगा तो मैं आपको डेफिनेटली रेफर करूंगा। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि रेरा से यदि आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप कैसे उसको अपील में जा सकते हैं, और फर्दर आप हाई कोर्ट में सेकंड अपील में कैसे जा सकते हैं, उसकी पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। और उससे कुछ लैंडमार्क कुछ अगर जजमेंट होगा तो मैं आपको साइड करके दूंगा। मैं संजय चतुर्वेदी आपको अगले एतवार 11 बजे फिर से मिलूंगा रेरा मित्र में, जिसमें मैं आपको रेरा के न केवल लैंडमार्क जजमेंट्स बताता हूँ, बट कि रेरा के कुछ जो प्रोसीजर्स हैं जिसमें कंप्लाइंस भी शामिल है। कुछ एपिसोड्स में कंप्लाइंस, जो डेवलपर्स वगैरह कंप्लाइंस करते हैं, उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो ज़रूर चैट बॉक्स में डालिए, या मुझको email में लिखिए editor@saptagala.com। थैंक यू वेरी मच।